सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा मणिपुर का है। मणिपुर की जो सीमाएं हैं वो बर्मा से, जो अब नया नाम हो गया म्यांमार, उससे लगती है। आप जानते हैं वहाँ पर जो शासन है, मिलिट्री शासन है, सारे एक्सट्रीमिस्ट वहाँ से होके आते हैं, अंदर आते हैं, इधर से उधर चले जाते हैं। अगर अव्यवस्था यहाँ रहेगी तो क्रॉस बॉर्डर जो टेररिज्म टाइप चीज़ जैसे पाकिस्तान की तरफ से आता है हमारे यहाँ, वैसे ही बर्मा के आना शुरू हो जाएगा। और इसलिए गवर्नमेंट को इस पर कोई सार्थक कदम उठाना चाहिए। गृह मंत्री जी ने मीटिंग बुलाई थी। मेरा अपना जो जानकारी है हमारे पास, उसके हिसाब से ये सारा जो अव्यवस्था हुई है वहाँ, वो बीजेपी की जो गवर्नमेंट हो गई है, बीजेपी का जो मुख्यमंत्री है उसके जरिए हुई। आपके लोग भी गए होंगे वहाँ, पता चला होगा, किया होगा कि किस तरह से वहाँ के मुख्यमंत्री जो बीजेपी के हैं, वो जो प्लेन वाली जाति है उसके पक्ष में हैं, और जो आदिवासी हैं सब उसमें ट्राइबल हैं हिल एरिया में, उनको पुलिस के ज़रिए और कुछ अन्य संस्थाओं जो आर्म फोर्सेस हैं उनके ज़रिए उनको मरवा रहा है। ये सब जानते हैं। इसलिए वहाँ के लोगों की ये डिमांड थी कि जब तक ये मुख्यमंत्री है तब तक दोनों कम्युनिटीज़ पास बैठ ही नहीं सकती आमने सामने। और इसलिए सबसे बेहतर रास्ता ये है कि मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगा के केंद्र सरकार सीधे प्रशासन अपने हाथ में ले, तो शायद जो कुकी हैं और क्रिश्चियंस और आदिवासी हैं वो संतुष्ट हों थोड़े से और बातचीत शुरू हो। अभी तो बातचीत करने की स्थिति नहीं, रोज़ गड़बड़ हो जाता है, घर जला दिए जाते हैं, एमएलए के घरों पे हमला हो रहा है, सब हो रहा है, सारी चीज़ें हो रही। तो ये सारी चीज़ें हैं कि उसको ठीक करने के लिए मैंने वहाँ गृह मंत्री जी ने मीटिंग बुलाई थी, उसमें भी कहा था कि आप इसको अपने उसमें लीजिएगा। उसमें जब जनता का मुख्यमंत्री से विश्वास हट गया एक पक्ष का पूरी तरह से कि ये एक पक्ष ही काम कर रहे हैं, तो कभी शांति नहीं हो सकती, कभी हो ही नहीं सकती वहाँ शांति। लेकिन इसके लिए तैयार नहीं है लोग। एक तो ये है मुद्दा जो देश के लिए भी खतरनाक हो सकता है अगर लापरवाही हुई। और देश के सारे लोग हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के बारे में कहूँ, सबसे बढ़िया भाषण देते हैं, सारी दुनिया को भाषण देते हैं, और देश में क्या हो रहा है इस पर बोलेंगे नहीं, केवल चुनाव की दृष्टि से बोलेंगे। जो बोलेंगे हम बताएं नहीं आपको, आदिवासी महिलाएं हैं इनको, जिनको निर्वस्त्र होकर घुमाया गया, और आदिवासी पीटे जा रहे हैं और मुख्यमंत्री संरक्षण दे रहे हैं पीटने वालों। सर, इसके अलावा आप कुछ आरक्षण पे कुछ बताना चाह रहे थे कि आरक्षण देखिए ऐसा है, वैसे तो पिछड़ों को आरक्षण की आबादी के हिसाब से मिलना चाहिए था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के चलते कि 50% से आरक्षण ज़्यादा नहीं होगा और 22.5% शेड्यूल कास्ट को और शेड्यूल ट्राइब को उनकी आबादी के हिसाब से आरक्षण मिला हुआ था, इसलिए 27% जो 54% बैकवर्ड्स की आबादी है उसमें 27% आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। न्यायालय में चला मामला और इंदिरा साहनी केस में सुप्रीम कोर्ट ने उसको वैलिड माना और उसके बाद से ये सब शुरू हो गया। लेकिन इस गवर्नमेंट ने एक तरफ देखिए कितना कंट्राडिक्टरी इस गवर्नमेंट का चेहरा है। एक तरफ कहीं सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय दिलाने के लिए सरकार काम कर रही है, कुछ मंत्री पिछड़ी जातियों के दलितों को बना दिए और सोशल जस्टिस हो गया। सोशल जस्टिस की बात करती है, लेकिन बैकवर्ड और शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन लगभग ख़त्म कर दिया है। और ये इसलिए मैं महत्वपूर्ण मानता हूँ आरक्षण के, कम से कम इसके ज़रिए इन वर्गों के लोग अधिकारी बन जाते, और जब अधिकारी बन जाते थोड़ा सा वो अपने लोगों को राहत भी दिला देते हैं और कुछ उनका सम्मान भी बढ़ जाता है। जिन लोगों के लोग पास नहीं बैठना चाहते थे, जिनको छूने में वो समझते थे अगर वो कलेक्टर हो जाए तो आराम से उसके पास बैठेंगे, तो ये जो था वो सब ख़त्म कर रहे हैं, क्योंकि आउटसोर्सिंग के ज़रिए ज़्यादातर लोग आने लगे। आउटसोर्सिंग में तो कोई है ही नहीं, कानून नहीं लागे कि सारा आरक्षण दीजिए। इसी तरह से कॉन्ट्रैक्ट पर सारी नियुक्तियां होने लगी उनकी, इसमें कोई आरक्षण नहीं। और बड़ी बड़ी संस्थाएं थीं वो सब बेच दी हैं, जहाँ से लोगों को नौकरी सबसे ज़्यादा मिलती थी रेलवे से,
रेलवे बेच दी, एयर इंडिया को बेच दिया, और जाने क्या क्या, अब तो कुछ बचेगा ही नहीं। गवर्नमेंट पता नहीं किस पे शासन करना चाहती, जो उनके अधिकार में होते थे वो सब दूसरों को दे दी, ज़मीनें दे दी दिल्ली की। देखिए जहाज़ बेचे हैं, प्रॉपर्टी अभी एयर इंडिया की है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, लेकिन उसको बेचने के लिए कमेटी बना दी गई। वो कमेटी धीरे धीरे देश के एक दो बड़े लोग, जिनका मैं नाम नहीं जाना चाहता, बहुत ही खतरनाक लोग हैं, वो जब सरकार से जैसा चाहे फैसला करवा सकते हैं तो वो कुछ भी करवा सकते हैं। उनको देने के लिए अरबों रुपए की संपत्ति तो केवल दिल्ली में ही है। ये प्लेटफॉर्म के आसपास की ज़मीन बेच दी गई, एयर इंडिया की ये प्रॉपर्टी। मिडिल जैसे ही जाते हैं आप एम्स की तरफ तो रास्ता मिलता, कितनी बड़ी प्रॉपर्टी है, वो सब बिकेगी और उन्हीं लोगों को मिलेगी। अच्छा, आम आदमी को तो मिल नहीं सकती, किसी को मिल ही नहीं सकती। तो ये स्थिति है। तो ये आरक्षण भी खत्म हो गया, और सारा दे देखिए जनगणना जातिगत हो रही है, लेकिन कहेंगे हम नहीं करेंगे। हर जगह नहीं जाता है आदमी, गांव में तो लिखता है सारी जातियों, लेकिन ऑफिशियली उसको नहीं करना चाहते, क्योंकि जनगणना हो जाएगी। अभी होता ये है कि जैसे आरक्षण हुआ, लोग सुप्रीम कोर्ट में चले गए, हाई कोर्ट चले गए, तो कहते साहब प्रॉपर सेंसस नहीं हुआ, इसलिए कितना % नौकरी दी जाए, इस पर स्थिति साफ नहीं है, इसलिए नहीं माना जा सकता। और जिस दिन जनगणना हो जाएगी तो सामने होगा कि इतने लोग हैं, और यही नहीं, ये भी हो जाएगी कि इन जातियों में कितने पढ़े लिखे हैं, कितनी नौकरियों में हैं, कितनी ज़मीन जायदाद है, सब कुछ हो जाएगा। तो सारी स्थिति देश के सामने आ जाएगी कि लोगों की क्या स्थिति, कितनी संपत्ति किन के पास है, किन वर्गों के पास है। आबादी 10% है, संपत्ति 90% है। तो ये स्थिति है, इसलिए जनगणना से ये लोग कतराते हैं। अगर सोशल जस्टिस के हक पहरेदार हैं और पैरवी करने वाले हैं तो डरते क्यों जनगणना कराने से? जातिगत जनगणना नहीं करा रहे। तो आज बेरोजगारी सबसे बड़ी चीज़, लड़के मारे मारे घूम रहे। आप केवल चुनाव के लिए कुछ लोगों को अन्न दे देते हैं, खिला देते हैं खाना, और उसी पे लोगों को खरीदना चाहते हैं। तो सम्मान थोड़ी दे देगा उससे। भैया घर में सब बेरोजगार घूम रहे, सड़क घूम रहे, कोई नमस्ते करने को तैयार नहीं, केवल भोजन दे रहे हैं आप उनको। तो पूरा एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।